सगाई। अगले दिन मौसम साफ था। सूर्य उज्ज्वल और निर्मल उगा और उसकी पहली बैंगनी किरणें लहरों की झागदार चोटियों पर माणिकों की तरह चमक रही थीं। भोजन उसी सराय की पहली मंजिल पर सजाया गया था, ला रिजर्व, जिसकी छतरी से हम पहले ही परिचित हैं। वह एक बड़ा कक्ष था, जिसे 5 या 6 खिड़कियां प्रकाश दे रही थीं और जिनमें से प्रत्येक के ऊपर किसी अस्पष्ट कारण से फ्रांस के किसी बड़े नगर का नाम अंकित था। खिड़कियों के नीचे पूरे कक्ष की लंबाई में लकड़ी की एक गैलरी चलती थी, इमारत के शेष भाग की ही तरह लकड़ी की। यद्यपि भोजन का समय केवल दोपहर में था, ये गैलरी 11 बजे से ही अधीर दर्शकों से भरी हुई थी। ये फ़िरौन के कुछ चुने हुए नाविक और कुछ सैनिक थे, जो डांतेस के मित्र थे। सभी सगाई वाले युगल के सम्मान में अपने रविवार के उत्तम वस्त्रों में थे। इन प्रतीक्षारत अतिथियों के बीच यह अफवाह घूम रही थी कि फ़िरौन के मालिक उसके प्रथम सहायक की सगाई भोज में अपनी उपस्थिति देंगे। पर यह डांतेस के लिए इतना बड़ा सम्मान होता कि अभी तक कोई इस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर रहा था। फिर भी जब डांगलार कादेरूस के साथ पहुंचा, उसने इस समाचार की पुष्टि कर दी। उसने उसी सुबह स्वयं मोरेल को देखा था और मोरेल ने कहा था कि वह ला रिजर्व में भोजन करेंगे। वास्तव में थोड़ी ही देर बाद मोरेल कक्ष में प्रवेश कर गए और फ़िरौन के दल ने एक स्वर में तालियों और हुर्रा के नारों से उनका स्वागत किया। मालिक की उपस्थिति को वे इस बात की पुष्टि मान रहे थे कि डांतेस को कप्तान नियुक्त किया जाने वाला है। और चूंकि डांतेस जहाज पर अत्यंत प्रिय था, लोगों ने इस प्रकार अपना आभार व्यक्त किया, क्योंकि इस बार मालिक का चुनाव उनकी इच्छा के अनुरूप था। मुरेल के प्रवेश करते ही सर्वसम्मति से डांगलार और कादेरूस को दूल्हे को ढूंढने भेज दिया गया, उन्हें यह बताने के आदेश के साथ कि उस महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन हो चुका है, जिसकी उपस्थिति ने इतना उत्साह उत्पन्न किया है, और उससे शीघ्र आने को कहने के लिए। डांगलार और कादेरूस तेजी से निकल पड़े, पर बहुत दूर नहीं गए थे कि उन्होंने छोटे से दल को आते देखा, जो अब भी अभी बारूद भंडार के पास से गुजरा था। उसमें 4 युवतियां थीं, मर्सेदेस की सखियां, उसी की तरह कातालान, जो दुल्हन को घेरे हुए थीं, जबकि एडमंड उसका हाथ थामे चल रहा था। उसके पास ही वृद्ध डांतेस चल रहे थे और उनके पीछे फर्नाउंद अपनी खट्टी मुस्कान के साथ। न मर्सेदेस और न ही एडमंड फर्नांद के चेहरे की वह मुस्कान देख सके। वे दोनों इतने प्रसन्न थे कि उन्हें एक दूसरे और उस शुद्ध निर्मल आकाश के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जो मानो उन पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा था। डांगलार और कादेरूस ने अपना कूटनीतिक कार्य पूरा किया, फिर एडमंड से गर्मजोशी और उत्साह के साथ हाथ मिलाया और अपने स्थान ले लिए, डांगलार फर्नांद के पास और कादेरूस वृद्ध डांतेस के बगल में, जो सबके ध्यान का केंद्र बने हुए थे। वृद्ध ने नालीदार तख्ता का अपना सुंदर कोट पहन रखा था, जिस पर बड़े बहुकोणीय इस्पाती बटन जड़े थे। उनकी दुबली किंतु सुदृढ़ टांगें चित्तीदार मौजों में ढकी थीं, जो अंग्रेजी तस्करी का खुला संकेत देती थीं। उनकी तिकोनी टोपी से सफेद और नीले फैतों का गुच्छा लटक रहा था। अंत में वे मुड़ी हुई लकड़ी की एक छड़ी के सहारे थे, जिसका ऊपरी सिरा शास्त्रीय दंड या पेड़म की तरह मुड़ा हुआ था। वे उन फैशनेबल सज्जनों में से एक प्रतीत होते थे, जो 1796 में लग्जमबर्ग या ट्यूइलरीज के नवनिर्मित उद्यानों में टहलते दिखाई देते थे। जैसा कि हमने कहा, कादेरूस उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा था। कादेरूस, जो अच्छे भोजन की संभावना से डांतेस परिवार से पूरी तरह सुलह कर चुका था और जिसके मन में पिछले दिन की घटनाओं की केवल धुंधली सी स्मृति बची थी। जैसे सुबह जागने पर स्वप्न की एक छाया मस्तिष्क में रह जाती है। फर्नांद के पास पहुंचते ही डांगलार ने उस निराश प्रेमी की आत्मा की गहराइयों में झांकने का प्रयास किया। वह सगाई वाले युगल के पीछे चल रहा था, मर्सेदेस द्वारा पूरी तरह भुला दिया गया। वह मर्सेदेस, जो प्रेम के बाल सुलभ और मनोहर स्वार्थ में
केवल अपने एडमंड को ही देख रही थी। फरनाद कभी पीला पड़ जाता, फिर अचानक उसका रंग चढ़ आता और फिर वह गहरी निस्तब्धता में बदल जाता। समय समय पर वह मार्से की ओर देखता और एक अनैच्छिक तंत्रिक कंपन उसके अंगों को हिला देता। वह मानो किसी महत्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो, या कम से कम उसकी संभावना की आशंका कर रहा हो। डांतेस ने सादा परिधान पहना हुआ था। व्यापारिक नौसेना से संबंधित होने के कारण उसके वस्त्र सैन्य वर्दी और नागरिक पोशाक के बीच के थे। इस वेश में उसका स्पष्ट स्वास्थ्य अपनी मंगेतर के सौंदर्य और आनंद के साथ मिलकर पूर्णता को प्राप्त कर रहा था। मर्सिडीज साइप्रस या क्यूएस की किसी यूनानी युवती की तरह सुंदर थी। गहरी काली आंखें और मूंगे जैसे होंठ। वह आर्ल की किसी युवती या किसी अंडालूसी स्त्री की तरह खुलेपन और स्वच्छंदता से चल रही थी। शहर की कोई युवती शायद अपने आनंद को घूंघट के नीचे या कम से कम अपनी पलकों की मखमली छाया में छिपाने का प्रयास करती। पर मर्सिडीज मुस्कुराती रही और अपने आसपास के सभी लोगों की ओर देखती रही, और उसकी दृष्टि और उसकी मुस्कान शब्दों जितनी ही स्पष्ट कह रही थी, यदि तुम मेरे मित्र हो तो मेरे साथ आनंदित हो, क्योंकि मैं सचमुच प्रसन्न हूं। जैसे ही युगल और उनके साथ चल रहे लोग ला रिजर्व के सामने आए, मुरेल नीचे उतरे और उनसे मिलने चले। नाविकों और सैनिकों के साथ। वे उनके साथ इसलिए रुके थे कि डांतेस को दिया गया अपना वह वचन दोहराए कि वह कप्तान लेक्लेयर का स्थान लेगा। उन्हें आते देख एडमंड ने अपनी मंगेतर का हाथ छोड़ दिया और उसे मोरेल की बाह में रख दिया। इस प्रकार जहाज मालिक और युवती ने आगे बढ़कर लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ी, जो उस कक्ष तक जाती थीं जहां भोजन परोसा जाना था, और मेहमानों के भारी कदमों के नीचे वह सीढ़ी 5 मिनट तक कराती रही। पिता, मर्सिडीज ने मेज के मध्य रुकते हुए कहा, कृपया आप मेरी दाईं ओर बैठें और मेरी बाईं ओर मैं उसे बैठाऊंगी, जो मेरे लिए भाई के समान रहा है। उसने इतनी कोमलता से यह कहा कि वह फरनाद की आत्मा की गहराइयों तक खंजर के आघात की तरह उतर गया। उसके होंठ पीले पड़ गए और उसके पुरुषोचित धूप से संवले चेहरे के नीचे रक्त एक बार फिर धीरे धीरे हटता दिखाई दिया, मानो वह उसके हृदय में उमड़ रहा हो। उसी समय डांतेस ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी दाईं ओर मोरेल को और बाईं ओर डांगलार को बैठाया। फिर उसने सबको संकेत किया कि वे जहां चाहें बैठ जाएं। मेहमानों के बीच पहले ही तेज गंध वाली आर्ल की सॉसेज घूम रही थी, जिसका भूरा मांस था, चमकते कवच जैसे खोलों में क्रेफिश, गुलाबी खोल वाली सीपें, कांटेदार खोलों में शाहबलूत जैसे दिखने वाले समुद्री अर्चिन, और क्लोविस, वे शंखजीव जिन्हें दक्षिण के स्वाद पारखी लोग उत्तरी जल की सीपों का पर्याप्त विकल्प मानते हैं। संक्षेप में, वे सभी नाजुक आरंभिक व्यंजन जिन्हें इन रेतीले तटों पर लहरें बहा कर लाती हैं और जिन्हें कृतज्ञ मछुआरे सामूहिक रूप से समुद्री फल कहते हैं। ये कैसी चुप्पी है, वृद्ध ने कहा, उस मदिरा का एक घूंट लेते हुए जो पुखराज जितनी पीली थी और जिसे स्वयं पैर पामफिल ने अभी अभी मर्सिडीज के सामने रखा था। कौन सोचेगा कि यहाँ 30 लोग बैठे हैं जिन्हें प्रसन्न होने से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं। पति सदा प्रसन्न नहीं होता, कादिरुस ने कहा। सच ये है, डांतेस ने कहा, कि इस समय मैं प्रसन्न होने के लिए अत्यधिक प्रसन्न हूं। यदि तुम्हारा यही अर्थ है, पड़ोसी, तो तुम ठीक कहते हो। आनंद कभी कभी विचित्र प्रभाव उत्पन्न करता है और दुख की तरह ही बोझिल हो सकता है। डांगलार फर्नांद को देख रहा था, जिसकी संवेदनशील प्रकृति उसकी हर भावना को ग्रहण कर उसे प्रतिबिंबित कर रही थी। आओ, उसने कहा, क्या तुम्हें किसी बात का भय है? मुझे तो इसके विपरीत लगता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते थे। यही तो मुझे भयभीत करता है, डांतिस ने कहा। मैं नहीं सोच सकता कि मनुष्य इतनी सहजता से सुख पाले।
सुख किसी जादुई द्वीप के महल की तरह है, जिसके द्वारों की रक्षा अजगर करते हैं। उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैंने मर्सिडीज का पति बनने का यह सौभाग्य पाने के लिए क्या किया है। पति, पति, कादेरूस ने हंसते हुए कहा। अभी नहीं, कप्तान, अभी पति की तरह व्यवहार करके देखो और देखना वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। मर्सिडीज लाल पड़ गई। फर्नांड अपनी कुर्सी पर बेचैनी से सरक रहा था, जरा सी आवाज पर चौंक उठता था और समय समय पर अपने माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें पोंछता था, जो वहां ऐसे जमी थीं जैसे तूफान से पहले वर्षा की पहली बूंदें। ईश्वर की कसम, पड़ोसी, डांतेस ने कहा, इतनी सी बात पर मुझे झूठा सिद्ध करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। यह सच है, मर्सिडीज अभी मेरी पत्नी नहीं है, पर उसने अपनी घड़ी निकाली। 1 घंटे और आधे में वह हो जाएगी। सबके मुंह से आश्चर्य की एक साथ सांस निकली, सिवाय वृद्ध डांतेस के, जिन्होंने अपने सुंदर दांतों की पंक्ति एक व्यापक हंसी में दिखा दी। मर्सिडीज मुस्कुराई और अब लाल नहीं हो रही थी। फरनात ने ऐंठन भरी हरकत में अपनी छुरी के मूठ की ओर हाथ बढ़ाया। 1 घंटे में, डांगलार ने स्वयं पीला पड़ते हुए कहा। ये कैसे? हाँ मित्रों, डांतेस ने उत्तर दिया, मोरेल की अग्रिम सहायता से। वह व्यक्ति जिसके प्रति अपने पिता के बाद मैं संसार में सबसे अधिक ऋणी हूं। हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। हमने इश्तहार का शुल्क चुका दिया है और 2:30 बजे मार्सेई का महापौर नगर भवन में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और चूंकि अभी 1:15 बजा है, तो मैं यह कहने में अधिक भूल नहीं कर रहा कि 1 घंटे और 30 मिनट में मर्सिडीज मेरी पत्नी होगी। फर्नांड ने आंखें बंद कर लीं। उनकी पलकों के पीछे एक अग्निमय बादल जल उठा और वह बेहोश होने से स्वयं को रोकने के लिए मेज को पकड़ बैठा। पर अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद वह एक गहरी कराह को रोक न सका, जो मेहमानों की हंसी और बधाइयों के शोर में दब गई। यही तो तरीका है ना? वृद्ध डांतेस ने कहा। तुम क्या कहते हो? क्या उसने जरा भी समय गंवाया है? कल सुबह उतरा, आज 3 बजे विवाह। काम को बिना घुमाए फिराए पूरा करने के लिए किसी नाविक पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन, टांगलार ने संकोच से कहा, अन्य औपचारिकताओं का क्या? अनुबंध, समझौता? अनुबंध, डांतेस ने हंसते हुए कहा। अनुबंध तो पहले ही हो चुका है। मर्सिडीज के पास कुछ नहीं है और मेरे पास भी नहीं। हम साझा संपत्ति के अंतर्गत विवाह करेंगे, बस इतना ही। इसे लिखने में अधिक समय नहीं लगा और यह महंगा भी नहीं पड़ेगा। इस बात पर फिर से तालियों और हुर्रा के नारे गूंज उठे। तो जिसे हम सगाई समझ रहे थे, वह वास्तव में विवाह भोज निकला, टांगलार ने कहा। ऐसा नहीं, डांतेस ने कहा। चिंता मत करो, तुम कुछ भी चूकने वाले नहीं हो। कल सुबह मैं पेरिस के लिए निकलूंगा। 4 दिन आने में, 4 दिन लौटने में और 1 दिन अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने में। 1 मार्च को मैं वापस आ जाऊंगा और 2 मार्च को हमारा वास्तविक विवाह भोज होगा। दूसरे भोज की संभावना ने उल्लास को इतना बढ़ा दिया कि वृद्ध डांतेस, जिन्होंने भोजन की शुरुआत में चुप्पी की शिकायत की थी, अब उस सामान्य कोलाहल के बीच सुखी युगल की समृद्धि के नाम जाम उठाने का प्रस्ताव रखने के अपने व्यर्थ प्रयास कर रहे थे। डांतेस ने अपने पिता के मन की बात भांप ली और पुत्र स्नेह से भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मर्सिडीज कमरे में रखी कोयल घड़ी की ओर समय देखने लगी और उसने एडमंड को संकेत किया। मेज के चारों ओर वह शोरगुल भरी प्रसन्नता
और व्यवहार की स्वच्छंदता छाई थी, जो निम्न वर्ग के लोगों में भोजन के अंत की सामान्य संगति होती है। जो अपने स्थानों से असंतुष्ट थे, वे उठकर नए पड़ोसी खोजने चले गए थे। सब एक साथ बोलने लगे थे और कोई भी अपने पास बैठे व्यक्ति की बात सुनने की परवाह नहीं कर रहा था। हर एक केवल अपने ही विचारों में मग्न था। फर्नाउंद की पिता लगभग डांगलार के गालों पर भी झलक रही थी, और स्वयं फर्नाउंद की बात करें तो उसमें से मानो समस्त जीवन निकल गया था, और वह आग की झील में पड़े किसी अभिशप्त आत्मा जैसा था। वह उठने वालों में सबसे पहले था और गीतों तथा गिलासों की खनखनाहट से कान बंद करने का प्रयास करता हुआ कक्ष में आगे पीछे टहल रहा था। कादेरूस उसके पास गया। उसी समय डांगलार भी, जिससे वह स्पष्टतः बचने का प्रयास कर रहा था, कक्ष के एक कोने में उससे जा मिला। मुझे कहना ही होगा, कादेरूस ने कहा। डांतेस के अप्रत्याशित सौभाग्य ने उसके मन में जो घृणा बोई थी, उसके अंतिम अवशेष भी अब डांतेस की प्रसन्न चित्तता और सबसे बढ़कर पैर पामफिल की उत्कृष्ट मदिरा के आगे झुक चुके थे। डांतेस सचमुच अच्छा युवक है, और जब मैं उसे इस तरह अपनी मंगेतर के पास देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसके साथ वह निर्दयी चाल चलना वास्तव में खेदजनक होता, जिसकी तुम कल योजना बना रहे थे। तो फिर, डांगलार ने उत्तर दिया, तुम देख सकते हो कि बात आगे नहीं बढ़ी। बेचारा फर्नांद इतना विचलित था कि पहले पहल मुझे उस पर दया आई, पर अब जब उसने परिस्थिति को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है, यहां तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी का गवाह बनने तक, तो अब कहने को कुछ नहीं रह जाता। कादेरूस ने फरनाद की ओर देखा। वह मृतक की तरह पीला था। बलिदान और भी बड़ा है। डांगलार ने आगे कहा, क्योंकि युवती इतनी सुंदर है। धिक्कार है। मेरा भावी कप्तान बड़ा भाग्यशाली है। काश मैं आधे दिन के लिए ही सही उसकी जगह हो सकता। क्या हम चलें? मर्सिडेस ने धीमे स्वर में कहा। 2 बज चुके हैं और हमें 2:15 वहां होना है। हाँ हाँ, चलें। डांतेस ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। चलें। सभी अतिथियों ने एक स्वर में दोहराया। उसी क्षण डांगलार ने, जिसकी दृष्टि खिड़की की मुंडेर पर बैठे फरनांद पर जमी हुई थी, उसे घबराकर ऊपर देखते हुए, ऐंठ हंसी हरकत से उठते हुए और फिर खिड़की की चौखट पर वापस गिरते हुए देखा। लगभग उसी समय सीढ़ियों से एक भारी और मंद ध्वनि गूंजी। भारी कदमों की आवाज, उलझी हुई आवाजें और हथियारों की खनखनाहट, जो मेहमानों के उद्घोषों के ऊपर उठकर तुरंत सबका ध्यान खींच ले गई, और एक बेचैन सन्नाटा छा गया। आवाजें पास आती गईं। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और कक्ष में उपस्थित सभी लोग विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। कानून के नाम पर दरवाजा खोलो, एक गूंजती हुई आवाज ने पुकारा। किसी ने उत्तर नहीं दिया। तुरंत दरवाजा खुल गया और एक पुलिस आयुक्त कमरबंद पहने हुए भीतर आया। उसके पीछे एक हवलदार के नेतृत्व में 4 सशस्त्र सैनिक थे। बेचैनी आतंक में बदल गई। क्या बात है? जहाज मालिक ने आयुक्त के पास जाते हुए पूछा, जिसे वह जानता था। निश्चय ही कोई भूल हुई है। यदि कोई भूल है, आयुक्त ने उत्तर दिया, तो आप निश्चिंत रहिए कि वह शीघ्र ही सुधारी जाएगी। इस बीच मेरे पास एक वारंट है, और यद्यपि मुझे खेद है, मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। आप में से कौन एडमंड डांतेस है? सभी की दृष्टि उस युवक की ओर मुड़ गई, जिसने विस्मय के बावजूद अपना गौरव बनाए रखते हुए आगे बढ़कर कहा, मैं हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? एडमंड डांतेस, आयुक्त ने कहा, मैं तुम्हें कानून के नाम पर गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार? एडमंड ने हल्का सा पीला पड़ते हुए कहा। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है।
आयुक्त ने उत्तर दिया। पर तुम्हारी पहली पूछताछ में तुम्हें यह बता दिया जाएगा। मोरेल समझ गए कि इस स्थिति में तर्क करने का कोई अर्थ नहीं था। कमरबंद धारण किया हुआ आयुक्त अब मनुष्य नहीं, बल्कि कानून की एक मूर्ति होता है, ठंडी, बहरी और गूंगी। पर वृद्ध डांतेस अधिकारी की ओर दौड़े। कुछ परिस्थितियों में पिता के हृदय से तर्क करना असंभव होता है। वे गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थनाएं और आंसू व्यर्थ थे, पर उनका दुहक इतना गहरा था कि आयुक्त द्रवित हो उठा। मेरे प्रिय, उसने कहा, अपने को शांत रखो। संभव है कि तुम्हारे पुत्र से सीमा शुल्क या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई औपचारिकता छूट गई हो, और बहुत संभव है कि आवश्यक जानकारी देने के बाद उसे छोड़ दिया जाए। यह क्या हो रहा है? कादेरूस ने डांगलार से प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा, जबकि डांगलार ने आश्चर्य का ढोंग किया। मुझे कैसे पता? उसने उत्तर दिया। तुम्हारी ही तरह मैं भी जो हो रहा है वही देख रहा हूं, पर उसे समझ पाने में असमर्थ हूं। कादिर उसने फरनाद को ढूंढा, पर वह गायब हो चुका था। उसी क्षण पिछली शाम की सारी घटनाएं भयानक स्पष्टता के साथ उसकी आंखों के सामने कौंध उठीं, मानो आपदा ने उस पर्दे को हटा दिया हो जो नशे ने उसकी स्मृति पर डाल रखा था। ओह, ओह! उसने भर्राए स्वर में कहा। क्या यह उस मजाक का परिणाम हो सकता है जिसके बारे में तुम कल बोल रहे थे, डांगलार? यदि ऐसा है, तो धिक्कार है उसके रचयिता पर, क्योंकि यह अत्यंत क्रूर है। ऐसी कोई बात नहीं, डांगलार ने बुदबुदाया। इसके विपरीत, तुम भली भांति जानते हो कि मैंने वह कागज फाड़ दिया था। नहीं, कादिरूस ने कहा, तुमने केवल उसे एक कोने में फेंक दिया था। चुप रहो, तुम नशे में थे, तुमने कुछ नहीं देखा। फरनाद कहाँ है? कादिरूस ने पूछा। मुझे कैसे पता? डांगलार ने उत्तर दिया। अपने काम से गया होगा, पर उस चिंता को छोड़ो और इन बेचारे लोगों को ढांढस बंधाने चलो। इसी बीच डांतेस वास्तव में अपने सभी मित्रों से हाथ मिला रहा था, हर एक को मुस्कान दे रहा था और स्वयं को गिरफ्तारी के लिए सौंपते हुए कह रहा था, शांत रहो, ये भूल निश्चय ही स्पष्ट हो जाएगी और बहुत संभव है कि मुझे जेल तक भी न जाना पड़े। निश्चय ही नहीं, मैं इसकी गारंटी देता हूं, डांगलार ने उसी समय समूह के पास आते हुए कहा, जैसा कि उसने संकेत किया था। डांतेस पुलिस आयुक्त के पीछे पीछे सीढ़ियां उतर गया। सैनिक उसे घेरे हुए थे। बाहर एक गाड़ी, जिसका दरवाजा खुला था, प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसमें बैठ गया। दो सैनिक और आयुक्त उसके पीछे चढ़े। दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी मार्सेई की ओर चल पड़ी। विदा डांतेस, विदा एडमंड, मर्सिडेस ने रेलिंग पर झुकते हुए पुकारा। कैदी ने यह अंतिम पुकार सुनी, जो उसकी मंगेतर के यातनाग्रस्त हृदय से सिसकी की तरह निचुड़ कर निकली थी। वह गाड़ी की खिड़की से बाहर झुका और पुकारा, विदा मर्सिडेस, और फोर्ट सेंट निकोलस के एक मोड़ के पीछे ओझल हो गया। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, जहाज मालिक ने कहा। मैं जो पहली गाड़ी मिलेगी उसे लूंगा, शीघ्रता से मार्सेई जाऊंगा और समाचार लेकर लौटूंगा। हाँ, सब ने पुकारा। जाओ और शीघ्र लौट आना। इस दोहरे प्रस्थान के बाद वहां रह गए सभी लोगों पर एक भयावह, स्तब्ध कर देने वाली चुप्पी छा गई। कुछ समय तक वृद्ध और मर्सिडेस अलग अलग खड़े रहे, दोनों अपने अपने दुहक में कैद। पर अंततः उनकी दृष्टियां मिली। दोनों ने एक दूसरे को उसी आघात से आहत पीड़ित के रूप में पहचाना और वे एक दूसरे की बाहों में गिर पड़े। इसी बीच फरनाद लौट आया। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला, पिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। संयोग से वह वही कुर्सी थी जिसके पास मर्सिडेस वृद्ध की बाहों से अलग होने के बाद बैठी थी। फरनांद ने सहज रूप से अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली। वही है,
कादेरूस ने कहा, कातालान से अपनी दृष्टि हटाए बिना। मुझे संदेह है, डांगलार ने उत्तर दिया। वह इतना चतुर नहीं था। किसी भी स्थिति में जो भी दोषी हो, वही इसका भार उठाए। तुम उस व्यक्ति को भूल रहे हो जिसने उसे सलाह दी थी। वाह! यदि हर उस बात के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जाए जो वह अनजाने में कह देता है। हाँ, जब वह बात नोक नीचे की ओर गिरे। इसी बीच अन्य सभी लोग डांतेस की गिरफ्तारी के हर पहलू पर चर्चा कर रहे थे। और तुम, डांगलार? किसी ने पूछा। जो हुआ है उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरी राय में, डांगलार ने कहा, वह अवश्य कुछ प्रतिबंधित माल लेकर लौटा होगा। पर यदि ऐसा होता, दूसरे ने कहा, तो तुम्हें इसका ज्ञान होना चाहिए था, क्योंकि तुम जहाज के सुपरकार्गो थे। ये हो सकता है, डांगलार ने उत्तर दिया। पर सुपरकार्गो को किसी माल का ज्ञान तभी होता है जब उसे घोषित किया जाए। मुझे तो बस इतना पता है कि हम कपास ले जा रहे थे और वह माल हमने अलेक्जेंड्रिया में पास्त्रे से और स्मिर्ना में पास्कल से लिया था। मुझसे इससे अधिक जानने की अपेक्षा मत करो। हाँ, अब मुझे याद आया, डांतेस के गरीब पिता ने बुदबुदाया, इस तिनके को पकड़ते हुए। उसने कल मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए एक पीपा कॉफी और एक तंबाकू का पीपा लाया है। देखा, डांगलार ने कहा, यही बात है। हमारी अनुपस्थिति में सीमा शुल्क अधिकारियों ने फ़राओन पर चढ़कर तस्करी का माल खोज लिया होगा। मर्सेदेस ने इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और अब तक अपने दोहक को संभाले रखने के बाद वह फूट-फूट कर रो पड़ी। आओ, आओ, वृद्ध डांतेस ने कहा, यद्यपि वह स्वयं नहीं जानता था कि क्या कह रहा है। आशा मत छोड़ो, आशा, डांगलार ने दोहराया। आशा। फर्नांद ने बुदबुदाने का प्रयास किया, पर शब्द उसके गले में अटक गया। उसके होंठ कांपने लगे और उनसे कोई ध्वनि न निकली। महोदयगण, एक अतिथि ने पुकारा, जो बालकनी से पहरा दे रहा था। महोदयगण, एक गाड़ी। आह, यह तो मोरेल हैं। आओ, अवश्य ही वे शुभ समाचार लेकर आ रहे होंगे। मर्सिडीज और वृद्ध जहाज मालिक का स्वागत करने बाहर दौड़े, जो द्वार पर उनसे मिले। मुरेल का चेहरा पीला था। तो सबने एक साथ पुकारा। तो मेरे मित्रों, जहाज मालिक ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, मामला हमारी सोच से कहीं अधिक गंभीर है। लेकिन, मर्सिडीज ने पुकारा, वह निर्दोष है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं, मुरेल ने कहा, पर उस पर आरोप है। किस बात का आरोप? वृद्ध डांतेस ने पूछा। बोना पार्टी एजेंट होने का। जो पाठक उस काल में जीवित थे जिसमें यह कथा घटित होती है, वे स्मरण करेंगे कि उन दिनों यह कितना भयानक आरोप था जो मोरेल ने अभी उच्चारित किया था। मर्सेदेस ने चीख मारी और वृद्ध कुर्सी पर ढह गए। तो कादेरूस ने बुदबुदाया, तुमने मुझसे झूठ कहा था, डांगलार। आखिरकार वह चाल चल ही दी गई, पर मैं इस वृद्ध और इस युवती को दुख से मरने नहीं दूंगा और मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अपनी जबान संभालो, दुष्ट। डांगलार ने कादेरूस का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाया, नहीं तो जो तुम्हारे साथ हो सकता है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम कैसे जानते हो कि डांतेस वास्तव में दोषी नहीं है? जहाज एल्बा द्वीप पर रुका था। वह वहां उतरा था और पोर्तो फेर्राजो में एक दिन ठहरा था। यदि उसके पास कोई आपत्तिजनक पत्र पाया गया तो जो भी उसका पक्ष लेगा वह भी सह अपराधी दिखाई देगा। स्वार्थ के निर्देशों ने
इस तर्क की पूरी शक्ति कादिरूस को शीघ्र ही समझा दी और भय तथा शोक से जड़ हुआ उसका चेहरा डांगलार की ओर उठ गया। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वह 2 कदम पीछे हट गया। तो प्रतीक्षा करते हैं, उसने बुदबुदाया। हाँ, प्रतीक्षा करेंगे, डांगलार ने उत्तर दिया। यदि वह निर्दोष है तो मुक्त कर दिया जाएगा, यदि दोषी है तो किसी षड्यंत्रकारी के लिए स्वयं को संकट में डालने का कोई अर्थ नहीं। तो चलो, मैं यहां और नहीं रह सकता। हाँ चलो, डांगलार ने कहा, कक्ष से निकलने के लिए साथ पाने पर प्रसन्न होते हुए। चलो, इन्हें अपनी समस्या स्वयं सुलझाने दें। वे चले गए और फर्नांड युवती का सहारा बनने की अपनी पूर्व भूमिका फिर संभालते हुए मर्सिडीज का हाथ थामकर उसे ले कातालान की ओर ले गया। दूसरी ओर डांतेस के मित्र लगभग मूर्छित अवस्था में वृद्ध को आलिदे मिलान वापस ले गए। डांतेस की बोनापार्टी एजेंट के रूप में गिरफ्तारी का समाचार शीघ्र ही पूरे मार्सेई में फैल गया। क्या तुम इस पर विश्वास करते, मेरे प्रिय डांगलार? मुरेल ने कहा, डांगलार और कादेरूस से जा मिलते हुए, क्योंकि वह भी उतनी ही शीघ्रता से नगर की ओर जा रहे थे ताकि एडमंड के विषय में राज अभियोजक विलफोर्ड से प्रत्यक्ष समाचार प्राप्त कर सकें, जिनसे उनका थोड़ा बहुत परिचय था। क्या तुम इस पर विश्वास करते? अच्छा, डांगलार ने उत्तर दिया। मैंने तो आपसे कहा ही था कि डांतेस बिना किसी स्पष्ट कारण के एल्बा पर रुका था और यह ठहराव मुझे संदिग्ध प्रतीत हुआ था। पर क्या तुमने अपनी इस शंका के विषय में किसी और से भी कहा था? मैंने ऐसा कुछ भी करने से सावधानी पूर्वक परहेज किया, डांगलार ने स्वर नीचा करते हुए कहा। आप भली भांति जानते हैं कि आपके चाचा पोलिकार मुरेल के कारण, जिन्होंने आप जानते हैं किसके अधीन सेवा की थी और अपने विचारों को छिपाते नहीं थे, आप पर पुराने शासन के प्रति झुकाव का संदेह किया जाता है। मुझे भय था कि कहीं मैं डांतेस को और आपको दोनों को हानि न पहुंचा बैठूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें एक अधीनस्थ का कर्तव्य होता है कि वह मालिक को बताए और उन्हें दूसरों से पूरी तरह छिपाकर रखे। बहुत अच्छा, डांगलार, बहुत अच्छा। तुम सचमुच भले व्यक्ति हो। मैंने पहले ही तुम्हारे विषय में सोचा था, यदि बेचारा डान तेज फरौन का कप्तान बन जाता। कैसे? मैंने डांतेस से यह पूछा था कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और क्या उसे इस बात पर कोई आपत्ति होगी यदि मैं तुम्हें तुम्हारे पद पर ही रहने दूं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बीच कुछ शीतलता है। और उसका उत्तर क्या था? उसने मुझसे कहा कि वास्तव में उसे तुमसे कुछ शिकायत है, हालांकि ऐसी परिस्थितियों में जिनका वह विवरण नहीं देना चाहता था। पर उसने यह भी कहा कि जिसे जहाज मालिक का विश्वास प्राप्त हो, उसे उसका भी विश्वास प्राप्त होता है। पाखंडी, डांगलार ने बुदबुदाया। बेचारा डांतेस, कादिर उसने कहा। वह सचमुच एक अच्छा युवक था और यह तथ्य है। हाँ, पर इस बीच, मोरेल ने कहा, फराउन के पास कोई कप्तान नहीं है। ओह, हमें आशा करनी चाहिए, डांगलार ने कहा, कि चूंकि हम 3 महीने तक फिर से यात्रा नहीं कर सकते, डांतेस उससे पहले ही मुक्त कर दिया जाएगा। निस्संदेह, पर तब तक, मोरेल, डांगलार ने कहा, मैं यहां हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी भी समुद्री कप्तान की तरह जहाज का संचालन कर सकता हूं। यह आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है, क्योंकि जब एडमंड जेल से बाहर आएगा, तब आपको किसी को हटाना नहीं पड़ेगा। वह सरलता से अपना पद फिर संभाल लेगा और मैं अपना। धन्यवाद, डांगलार।
जहाज मालिक ने कहा। इससे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम कमान संभालो और माल उतारने की देखरेख करो। किसी एक व्यक्ति पर चाहे जो भी विपत्ति आए, व्यापार को क्षति नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहिए, पर क्या हम कम से कम उससे मिलने नहीं जा सकते? बेचारा एडमंड। जैसे ही संभव होगा, मैं तुम्हें सूचित करूंगा, डांगलार। मैं विलफोर्ड से बात करने और बंदी के पक्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास करूंगा। मुझे पता है कि वह कट्टर राजभक्त है, पर चाहे वह राजभक्त और राजअभियोजक हो, वह एक मनुष्य भी है और मुझे नहीं लगता कि वह दुष्ट है। नहीं, टांगलार ने कहा। हालांकि मैंने सुना है कि वह महत्वाकांक्षी है और यह लगभग वही बात है। अच्छा, हम देखेंगे, मोरेल ने आह भरते हुए कहा। तुम जहाज पर जाओ, मैं वहां आकर तुमसे मिलूंगा। यह कहकर वह न्यायालयों की ओर चला गया। देखा, बातें किस ओर जा रही हैं। डांगलार ने कादेरूस से कहा, अब भी तुम डांतेस के पक्ष में बोलने जाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यह भयावह है कि एक मजाक के इतने गंभीर परिणाम निकले। वाह, मजाक किसने किया? ना तुमने, ना मैंने। तुम भली भांति जानते हो कि मैंने उस कागज को एक कोने में फेंक दिया था। मुझे तो यह भी लगा था कि मैंने उसे फाड़ दिया है। नहीं, नहीं, कादेरूस ने जोर देकर कहा। इस विषय में मैं निश्चित हूं। मैं उसे बगीचे की झोंपड़ी के कोने में देख सकता हूं, गेंद की तरह मरोड़ा हुआ। और काश वह अब भी वहीं होता जहां मैंने उसे देखा था। तुम क्या समझते हो? फर्नांद ने उसे उठा लिया होगा, उसकी नकल कर ली होगी या करवाई होगी। शायद उसने इतना भी कष्ट न उठाया हो, जिसका अर्थ यह हुआ, हे ईश्वर, कहीं उसने मेरा ही पत्र तो नहीं भेज दिया। सौभाग्य से मैंने अपनी लिखावट बदल दी थी। पर क्या तुम्हें पता था कि डांतेस कोई षड्यंत्रकारी है? क्या मुझे पता था? मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि हार्लेक्विन की तरह मैंने मजाक में एक सत्य कह दिया। जो भी हो, कादेरूस ने कहा, मैं इसके न होने के लिए बहुत कुछ दे देता, या कम से कम इसमें शामिल ना होने के लिए। देखना, डांगलार, यह हमारे लिए दुर्भाग्य लाएगा। यदि दुर्भाग्य आएगा तो वह दोषी पर आएगा, और वास्तविक जिम्मेदारी फर्नांद की है, हमारी नहीं। तुम क्या सोचते हो, हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है? हमें केवल चुप रहना है और इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहना है, और यह तूफान हमें छुए बिना गुजर जाएगा। आमीन, कादेरूस ने कहा, डांगलार को विदा करते हुए और सिर हिलाते तथा बुदबुदाते हुए अलेदे मैलान की ओर चल पड़ा, जैसा कि लोग तब करते हैं जब उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। अच्छा, डांगलार ने कहा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने अपेक्षा की थी। मैं अब अस्थाई कप्तान हूं, और यदि वह मूर्ख कादेरूस अपना मुंह बंद रखे तो स्थायी कप्तान भी बन जाऊंगा। तो अब केवल एक ही संभावना रह जाती है कि कानून डांतेस को मुक्त कर दे। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, कानून तो कानून है, और मैं स्वयं को उसके हाथों में सौंपने में प्रसन्न हूं। यह कहकर वह एक नाव में कूद पड़ा और नाविक को आदेश दिया कि वह उसे फराउन तक ले चले, जहां जहाज मालिक ने, जैसा कि स्मरण होगा, उससे मिलने की व्यवस्था की थी।